क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि प्रेमचंद के भाई साहब उनको समझा रहे थे। पिछली क्लास में हालांकि वो फेल भी हो गए थे, तो लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो अपने भाई को फिर से समझा रहे हैं। क्या कि एक बार पास हो गए तो बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिए, बहुत बड़े योद्धा नहीं बन गए। तमाम तरह की दलील दे रहे, उदाहरण दे रहे हैं कि उनका भाई पास होने के गुमान में न रहे बल्कि पढ़े, क्योंकि उनको उनके भाई साहब को पता है कि उनकी क्लास में आते आते क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती है, किन किन विषयों में क्या क्या दिक्कतें होती हैं। ठीक, उसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है बेटा, बोलिए। कहते हैं कि फिर सालाना इम्तहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। बड़े भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़ी। मैं भी रोने लगा। मुझे अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। आगे देखिए, इतना भाई साहब उनको समझा रहे हैं। उसके बाद फिर वही कंडीशन क्या बन रही है कि सालाना एनुअल एग्जाम होता है, वार्षिक परीक्षा होती है। वार्षिक परीक्षा का परिणाम आता है और उनके भाई साहब जो है बेटा फिर से फेल हो जाते हैं। और जबकि प्रेमचंद ये लिखते हैं कि उनके भाई साहब ने प्राणांतक मेहनत की थी, मतलब इतना जिसको जी तोड़ मेहनत करते हैं कि एक भी समय उन्होंने जाया नहीं किया था पढ़ने में। अपना संपूर्ण समय वो पढ़ाई में ही लगाते रहे, लेकिन फिर भी ये हुआ कि वो फेल हो गए। और अपने बारे में लिखते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन फिर भी मैं दर्जे में अव्वल आ गया। अब जब कोई व्यक्ति फेल हो जाए 1 या 2 बार तो दुख होना स्वाभाविक है। यहाँ क्या हुआ कि प्रेमचंद के भाई साहब रोने लगे और उनको रोता हुआ देख करके जाहिर सी बात है कि अगर भावुक व्यक्ति को देखे, दुखी व्यक्ति को देखे तो आपको भी रोना आ जाएगा। प्रेमचंद को भी रोना आ गया। कहते हैं कि मुझे पास होने का उतना खुशी नहीं रहा जितना मुझे मेरे भाई के फेल होने का गम हो गया। लेकिन अब कहते हैं विधि की बात, माने जो होनी है उसको कौन टाले। जो भगवान लिख दिए हैं उसको कौन टाले। विधि माने होता है भगवान या नियम। कहते हैं कि मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल 1 दर्जे का अंतर और रह गया था। इसके पहले 3 दर्जे का अंतर था, याद है कि नहीं। मेरे मन में एक कुटिल भावना, हाँ, कहते हैं कि मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो गए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, पर वह किस आधार पर मेरी फजीयत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ इतने अच्छे नंबरों से। अब प्रेमचंद क्या सोच रहे हैं, कोई बार उनके मन में 1 मिनट के लिए विचार आया कि अगर इस बार भी ये फेल हो गए तो हम और भाई साहब बराबर कक्षा में आ जाएंगे। लेकिन फिर ये सोचते हैं कि अरे नहीं, ऐसा ना हो भाई, वो भी पास होते रहे। भले से वो मुझे डांटते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनका डांटना मेरे लिए फायदेमंद होता है। फायदेमंद किस लिए होता है, अगर वो मुझे न डांटे, मुझे सचेत न करें तो मैं न पढ़ूं, तो उनका डांटना कहीं न कहीं मुझे वर्तमान समय में खराब तो लगता ही है, लेकिन उससे मुझे फायदा क्या होता है कि मैं पास हो जाता हूं। इन सब के बाद आगे क्या लिखते हैं। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वतंत्रता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या न पढ़ूं।
मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्नी बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। जब प्रेमचंद के भाई साहब 2 बार फेल हो जाते हैं और प्रेमचंद दोनों बार पास हो जाते हैं, तो प्रेमचंद के भाई साहब को लगता है कि अगर मैं अब ज़्यादा डांटूंगा तो मेरे लिए दिक्कत क्या होगी कि ये जो मेरा छोटा भाई है मेरा सम्मान नहीं करेगा। सम्मान क्यों नहीं करेगा? कहेगा कि बार बार आप फेल होते हैं और सिखाते हमको हैं, पढ़ते आप नहीं हैं और पढ़ने के लिए हमको कहते हैं। कहते हैं कि इन सब चीज़ों के बावजूद वह अपने भाई का अदब माने सम्मान करना नहीं छोड़ते हैं और उनके भाई साहब भी उनको अब उतने अधिकार से नहीं डांट पाते जितने अधिकार से वह उनको शुरू में डांटते थे। उसके बीच में क्या होता है कि प्रेमचंद अब स्वतंत्र हो गए। उनको लगता है कि मेरी किस्मत इतनी तेज है कि मैं पढ़ूं चाहे न पढ़ूं मुझे पास तो होना ही है। ठीक होता है ना, लोगों को लगता है कि अगर मैं न पढ़ूं तो भी मैं पास हो जाऊंगा, इतना ज़्यादा मैं क्यों पढ़ूं। कहते हैं कि अब मैं कनकौवे माने पतंग उड़ाना, अब मतलब गुपचुप रूप से वो पतंग उड़ाते थे। पतंगबाजी का टूर्नामेंट, जितनी भी पतंग से समस्याएं होती थी उसको वो चोरी छिपे करते थे भाई साहब की नज़रों से बचाकर, ताकि भाई साहब देखे ना, क्योंकि भाई साहब देखेंगे तो फिर वही चिल्लाएंगे, तो उन सब समस्याओं से जूझना न पड़े। इसीलिए प्रेमचंद कहते हैं कि बार बार जो है ये सब चीज़ें न होना पड़े, इसीलिए मैं करता था। कहते हैं कि एक दिन संध्या का समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी, मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें है, न ट्राम है, न गाड़ी है। देखो उसमें उस दृश्य का वर्णन है जब पतंग लूटने के लिए बच्चे दौड़ते हैं। आप लोग भी इस चीज को देखे होंगे, अनुभव किए होंगे या कभी बचपन में किए होंगे। तो कहते हैं कि शाम का समय होता है और हॉस्टल से दूर, जिस हॉस्टल में प्रेमचंद रहते हैं उससे दूर पे पतंग लूटने के लिए सब बच्चे दौड़ते हैं। कोई बांस लेके दौड़ता है, कोई लग्गा लेकर दौड़ता है और जो रूपक देते हैं, जो उस उपमा देते हैं कि आकाशगामी पथिक की ओर मंद गति से झूमता पतन की ओर, मतलब कोई पतंग कट गई है तो पतन माने गिरना, तो वो धीरे धीरे झूमते हुए नीचे गिर ही जाती है। तो उस पतंग को लूटने के लिए जो आकाश मार्ग से धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही है, उसको लूटने के लिए लोग कैसे कैसे दौड़ रहे हैं। कोई बांस का लग्गा लेके दौड़ रहा है, कोई बांस लेके दौड़ रहा है। तो कहते हैं कि न मोटर कार है, क्योंकि पतंग आकाश में गिर रही है और लोग इतना बेतहाशा भागे जा रहे हैं कि कौन आगे आ रहा है कौन पीछे जा रहा है, इतना उसको फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? आगे देखिए, कहते हैं कि सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। जो शायद बाजार से लौट रहे थे उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी के कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। देखो, अब प्रेमचंद भी उसी पतंग को लूटने के लिए दौड़ रहे थे और कह रहे कि उस भीड़ में कोई किसी को पहचान नहीं रहा था। ठीक है, यह है ना, किसी अपने आगे पीछे किसी को कोई खबर नहीं थी। तो कहते हैं कि जब मैं भी दौड़ रहा था उसी में सहसा मेरी मुलाकात,
अचानक उस पतंग को लूटने के दौरान मेरे भाई साहब की मुलाकात हो गई। रास्ते में जब मैं भी पतंग उन बच्चों के साथ लूट रहा था तो मेरी जो है मुलाकात उस पतंग लूटने वाले चक्कर में मेरे भाई साहब से हो गई। अब भाई साहब मेरा हाथ पकड़ लिए और वही उग्र माने गुस्से से बोले कि तुमको शर्म नहीं आ रही है? अब तुम छोटी कक्षा में रह गए हो, इन बाजारी लौंडों के साथ, मतलब जो घुमक्कड़ बच्चे हैं इनके साथ तुम पतंग लूट रहे हो? तुमको तनिक भी शर्म नहीं है? अपने पोजीशन का तुमको जरा सा भी ख्याल नहीं है? कहते हैं कि तुम अब छोटी कक्षा में नहीं रह गए हो, अब तुम बड़ी कक्षा में हो। तो बड़ी कक्षा में हो तो बड़ी कक्षा की स्थिति का ख्याल रखा करो। अब तुम छोटे आदमी, छोटे बच्चे नहीं रह गए हो, ठीक है? कहते कि एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलसियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात माने होता है कक्षा, इसलिए देख लो यहाँ लिख देते हैं, ठीक? जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाली। तुम अपने दिल में समझते हो कि मैं भाई साहब का महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे भी आगे निकल जाओ, लेकिन मुझमें और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। देखो, अब जब भाई साहब उनको पकड़ लिए हैं पतंग को लूटते हुए, अब क्रोध तो बहुत आया है, क्योंकि वो इतनी हार्डकोर मेहनत करते हैं और उनका भाई क्या कर रहा है, बाजार में जाके पतंग लूट रहा है, तो बेइज्जती तो उनको महसूस हो ही रही है। तो इसी चीज को वो क्या कहते हैं समझो, कहते हैं कि तुम कक्षा 8 में आ गए हो और तुमको शर्म नहीं है, तुम ये काम कर रहे हो। पहले के लोग जब 8 पास हो जाते थे तो कोई डिप्टी कलेक्टर बन जाता था, कोई मजिस्ट्रेट, कोई नायब तहसीलदार, कोई संपादक, और अच्छे अच्छे लोग उनके अंडर में उनके नीचे काम करते थे। और न जाने मैं कितने ऐसे मिडिलसियों को, माने 8वीं पास लोगों को जानता हूं जो इस पद को सुशोभित कर रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो कि तुमको लग रहा है कि तुम जग जीत लिए हो। इन कनकौवे पतंग उड़ाने वालों के साथ तुम दौड़ रहे हो, तुमको जरा भी शर्म नहीं आ रही है। कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन वह बुद्धिमानी किस काम की जो तुम्हारे आत्मसम्मान की हत्या कर डाले। जब तुमको इसी बात का बोध नहीं है, इसी बात का ज्ञान नहीं है कि तुम 8वीं में हो और तुम इस तरह की हरकत कर रहे हो, बच्चों वाली हरकत कर रहे हो। आगे उसको समझाते हुए कहते हैं कि तुमको ये लगता होगा कि बड़े भाई साहब अब मुझसे एक ही साल, एक ही दर्जा आगे हैं, बार बार फेल होते हैं, उनको अब डांटने का अधिकार नहीं है। तुमको मेरी बात बुरी लगती होगी, लेकिन मैं इतना भी कह दे रहा हूं कि अगर परीक्षकों का यही हाल रहा तो तुम अगले, हो सकता है मैं फिर फेल हो जाऊं, तुम पास हो जाओ, फिर मैं फेल हूं, तुम मुझसे भी आगे क्लास में निकल जाओ, लेकिन एक बात जान लो बेटा कि तुम मुझसे 5 साल छोटे हो, कक्षा में मेरे बराबर हो जाओगे, मुझसे आगे निकल जाओगे, यह बात ज्यादा मायने नहीं रखती। ज्यादा मायने क्या रखती है कि मैं तुमसे 5 साल उम्र में बड़ा हूं, और ये जो 5 सालों का अनुभव है, ये 5 सालों का अनुभव तुम कभी मुझसे छीन नहीं पाओगे, न इस 5 सालों के अनुभव को तुम कभी मुझसे ज्यादा पा पाओगे। तो बेटा मैं जो कह रहा हूं, मैं जो बात तुमको बता रहा हूं, वो मैं तुमको हमेशा बता रहा हूं। भले से तुम चाहे मेरी कक्षा में आ जाओ या मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन ये जो 5 साल का व्यवहारिक अनुभव मेरे जीवन का तुम्हारे जीवन में है, इसको मैं समझा दे रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति घूम घूम कर, खेल कूद कर आगे नहीं बढ़ पाया है।
समझ गए कि नहीं यहां तक? ये बताओ, बोलो। ये बात तुम लोगों पर भी ज़हीन का अर्थ क्या बेटा? जहीन माने बुद्धिमान, ठीक है। जहीन माने बुद्धिमान, जेहन माने बुद्धि या याद। तो कहते हैं, ये देखो, ये बात तुम लोगों पर भी लागू होती है कि तुम लोग भी क्लास 10th में हो और अब छोटी कक्षा में नहीं हो। तो अगर छोटी मोटी हरकत, गलत हरकत करते हो तो ऐसा बात नहीं है, क्योंकि बेटा मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, मेरा अनुभव तुमसे 10 साल का ज्यादा है। तो मैं जब भी बात करूंगा तुम्हारे हित की ही बात करूंगा, समझ रहे हो ना? बोलिए। ठीक, चलो आगे देखते हैं। कहते हैं कि मुझे दुनिया और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए और डीफिल और डिलीट ही क्यों न हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हम समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह करे और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। अब देखो, प्रेमचंद के भाई उनको समझाते हुए आगे बताते हैं। अब देखो, अब तजुर्बा बता रहे हैं, अनुभव बता रहे हैं, उम्र का अनुभव, क्योंकि उम्र का तजुर्बा बेटा, उम्र के तजुर्बे का हमेशा आपको सम्मान करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा है तो उसकी बात एक बार आप सुनिए, क्योंकि ठीक है, तो हो सकता है तुमको किताबी ज्ञान ज्यादा, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, अपनी कक्षा में फर्स्ट आए हो, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान में शायद आप उसको नहीं पाएंगे। इसी बात को नजीर देते हुए प्रेमचंद के भाई साहब प्रेमचंद से कहते हैं कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा, क्योंकि मुझे दुनिया का अनुभव है, मैंने दुनिया देखी है बेटा, और अभी आप दुनिया नहीं देखे हो। कहते हैं कि हमारे माता पिता वो हमेशा हमको डांटेंगे, इसलिए नहीं कि उन्होंने हमको पैदा किया है, इसलिए नहीं डांटेंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको हमसे ज्यादा दुनिया का अनुभव है। उनको पता है कि जीवन में कब किस मोड़ पर परिस्थितियां विकट हो सकती हैं, उन परिस्थितियों से कैसे निकलना है। कहते हैं कि मम्मी ने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, दादा भी अगर 5वीं 6वीं आगे नहीं पढ़े हैं, लेकिन उन सब के बावजूद हम अगर बहुत पढ़े लिखे हैं तो भी उनको आज के परिस्थिति में, आज के समय में हमें समझाने का पूरा अधिकार है। कहते हैं कि हम चाहे कोई विद्या पढ़ लें, पूरा इतिहास रट डालें, आकाश में ग्रह नक्षत्र उनको न पता हो, हेनरी ने क्या राज व्यवस्था की, हेनरी ने कितनी शादियां की, कितने ब्याह रचाए, उनको इस सब से कुछ भी नहीं मतलब। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं बेटा हमारे और उनके जीवन में जो हमें और आपको ये बताती है क्या, कि उनका ज्ञान हमारे ज्ञान से बहुत ज्यादा है। उनको जीवन का अनुभव है, उनको जीवन के उन परिस्थितियों का अनुभव है जहां एक बच्चा जो है किन किन बातों से फंस सकता है, किन किन बातों से उबर सकता है। समझ गए? देखो, ये एक होता है ना, जब बड़े व्यक्ति अपने से छोटों को समझाता है तो हमेशा उम्र का ही तजुर्बा देता है। आपके पिता माता आपको समझाते हैं, डांटते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी भलाई के लिए ही डांटेंगे, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है आपकी, वो आपको पढ़ने के लिए कहते हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं पढ़ाई आज के जमाने में बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पढ़ाई के जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाता। ये तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो इसी बात को प्रेमचंद के भाई जो है वो बताते हुए कहते हैं कि
तुम लाख ये तुमको लगे कि मैं भाई साहब से एक जमात नीचे हूं, लेकिन जो ये उम्र का तजुर्बा है, ये जो उम्र का अंतर है, इसको तुम, ये खाई को तुम भर नहीं सकते। मुझे दुनिया का अनुभव है। ठीक, चीजें समझ में आ गई? बोलिए। Yes, sir. यहां तक किसी को दिक्कत? No. सर, एक शब्द है सहिष्णुता। क्या बेटा? सर, सहिष्णुता। अभी आ जाने दो तो पढ़ाएंगे, बता रहे हैं, ठीक है? सर, वो पीछे था। ठीक, अगला वाला पैराग्राफ भी पढ़ाई दे रहे हैं, लेकिन जितना पढ़ा दिए भी मौत